दोस्तों, कई बार हमें ऐसी जगह और कुछ ऐसे रास्तों पर जाना पड़ जाता है जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान होती हैं। और जब उन रास्तों पर हमें भूख लग जाती है तो हम कोई आसपास का कोई ढाबा या कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो रेस्टोरेंट या ढाबा साधारण ना हो और वो आपको कुछ ऐसी यादें दे जाए जो आप जिंदगी भर ना भुला पाएं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। चलिए बिना देर किए उस डरावनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार की बात है जब एक दिन सुरेश देर रात एक वीरान सड़क से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ नहीं खाया था और भूखे पेट ही घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे जोर की भूख लगने लगी। कुछ और दूर चलने के बाद अब सुरेश की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने बहुत देर से कुछ नहीं खाया था। अब तो उसकी आंखें सिर्फ खाने ही तलाश कर रही थी। अब तो उसे गाड़ी चलाने के लिए ध्यान लगाने में भी मुश्किल होने लगी। फिर उसने गूगल मैप खोला और होटल ढाबा खोजने लगा, मगर 15 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब उसने फिर से हिम्मत बांधी और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ देर बाद कहीं जाकर एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा देखते ही उसकी जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए आइए साहब, बताइए क्या खाएंगे? मटर पनीर, छोले भटूरे, छोले चावल, दाल चावल, पूड़ी कचौरी या मस्त लस्सी लेकर आऊँ? तभी सुरेश बोला, भाई साहब जो भी अच्छा खाना बना हो वो लाकर दे दीजिए। फिर ढाबे का मालिक नौकर को खाना परोसने को कहता है। नौकर खाना लेकर सुरेश के सामने खाना रखकर जाने लगा। तभी सुरेश ने उसको आवाज़ देते हुए बोला, भाई पानी भी रख जाना यार। तभी वेटर पीछे मुड़कर गर्दन पूरी उल्टी घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। तभी सुरेश ने चारों तरफ नज़र घुमाई। ढाबा पूरा खाली था, सिर्फ मालिक और नौकर थे। वहाँ टेबल एकदम गंदी और कमरे में भी मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। ये सब देखकर सुरेश बहुत बुरी तरह डर गया। ये सब ढाबे का मालिक भी देख रहा था। उसने तुरंत सुरेश को समझाया। उसने बोला, डरिए मत साहब, ये तो बस रामू है ना, इसका हर बार ही नाटक होता है। असल में ये बहुत ज़्यादा योगा करता है ना, तो इसकी गर्दन लचीली है, इसको निकाल भी नहीं सकते ना। ये वीरान जंगल में कोई आता भी नहीं काम करने। बाकी टेबल गंदा है क्योंकि ज़्यादा लोग आते नहीं यहाँ। हालांकि लोग कहते ज़रूर हैं इस रास्ते पर होटल ढाबा बहुत चलता है, मगर असल में लोग यहाँ आते ही नहीं। गाड़ियाँ धूल उड़ाते हुए निकल जाती हैं। सुरेश अब समझ जाता है और वह बिना कुछ बोले रोटी दाल चावल, छोले पनीर और फिर लस्सी सब चट कर दिया। खाना खाते ही सुरेश को नींद आने लगी। इतने में ढाबे का मालिक बोला, यहीं रुक जाओ साहब, सुबह चले जाना। रात में इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। सुरेश बोला, ऐसा क्यों? आगे क्या लुटेरे हैं? यह रास्ता सुरक्षित नहीं है क्या? ढाबे का मालिक बोला, नहीं साहब, अब आगे उससे भी ज़्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना, इस रास्ते पर लोग बहुत कम आते हैं। इसलिए कम आते हैं क्योंकि ये रास्ता भूतिया है। 10% लोग ही यहाँ से बाहर निकल पाते हैं, बाकी बेमौत मारे जाते हैं। ये सब सुनकर सुरेश बोला, आखिर ऐसा भी क्या है इस रास्ते पर? ढाबे का मालिक जवाब देते हुए बोला, इस रास्ते पर आगे 50 किलोमीटर बाद एक बड़ा ढाबा पड़ता है। वो असल में कोई ढाबा नहीं है, कुछ भूतों का बनाया हुआ एक भ्रम जाल है। बहुत पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था। ढाबे का मालिक और उसकी पत्नी और उसकी एक जवान बेटी ढाबा चलाते थे। तभी एक दिन रात में करीब 2 बजे वहाँ कुछ लड़के आए। उन्होंने खाना मंगाया तो ढाबे के मालिक की जवान लड़की खाना देने आई, जिसको देखकर वहाँ जितने लड़के थे उनकी नीयत बिगड़ गई। उन्होंने लड़की के माता पिता को बंधक बना लिया और उस लड़की से बदतमीजी शुरू कर दी। लड़की के पास टेबल पर चाकू था, जिससे उस लड़की ने खुद को ख़त्म कर लिया। अपनी बेटी की मौत उसके माता पिता नहीं देख सके, उन्होंने उसी ढाबे पर खुद को ख़त्म कर दिया। लड़के तुरंत फरार हो गए। पुलिस को भी सुराग नहीं मिला तो उन्होंने आत्महत्या का केस बनाकर फाइल बंद कर दिया। तब से आज तक उस रोज़ लड़की और उसके माता पिता उन लड़कों का इंतजार कर रहे हैं और हर लड़के को रोककर ढाबे में ले जाते हैं और उन्हें उसी चाकू से ख़त्म कर देते हैं। ढाबे के पीछे जो कुआं है उन्हीं में उन लोगों को डाल देते हैं। कहानी सुनते सुनते सुरेश को अब नींद आ गई और वो वहीं टेबल पर ही सो गया। मालिक भी रजाई लेकर वहीं उसके बगल में आकर सो गया। सुबह सुरेश ने नाश्ता किया और निकल गया। वह जाते जाते सोच रहा था, मुझे अचानक नींद कैसे आ गई? मैं तो सिर्फ ढाबे के मालिक की बात सुन रहा था। इतना बोरिंग कहानी तो नहीं थी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? क्या पता खाने में कुछ मिलाया गया हो। फिर आगे जाकर देखा तो सच में ढाबे वीरान पड़े हैं। फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आई। एक माल गाड़ी कोयला लेकर जा रही थी। वो क्रॉसिंग बंद थी। सुरेश ने देखा कि वहाँ ट्रैक्टर और ट्रक के टायरों के निशान सड़क के बाहर क्रॉसिंग के अगल बगल थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रोज़ ट्रैक्टर और ट्रक बाहर आकर खड़े होते हैं। और वहाँ की ज़मीन एकदम काली थी। उसे लगा जैसे कोयला यहीं लादा और उतारा जाता है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ रहा था। आखिरकार उसका दिमाग भी पत्रकार वाला था। उसने सब कुछ जानने की ठान ली। अगली रात सुरेश उसी रास्ते से वापस आने लगा।
वापसी में जब उसी तरह का एक ढाबा उस तरफ था जो क्रॉसिंग के लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर था, सूरज वहाँ गया और बिना कुछ खाए पिए सिर्फ रास्ता पूछकर निकलने लगा। तो ढाबे के मालिक ने भी वही कहानी सूरज को सुनाई और रोकने की कोशिश की और बोला, बेटा बड़ों की बात माना करो, ये रास्ता रात में जाने लायक नहीं है। रास्ते में एक भूतिया ढाबा है जो तुम्हें ज़बरदस्ती अपने तरफ खींचेगा और फिर तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। इतना सुनने के बाद सूरज बोला, चाचा जी मैं नहीं रुक सकता, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और माँ के लिए मैं तो सबको भूत बना सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर भूत से भी लड़ सकता हूँ। इतना बोलकर सूरज अपनी कार से आगे निकल गया। 10 किलोमीटर ही चला हुआ कि रास्ते में खून के निशान मिलने लगे, जिसमें एक पैर आगे की तरफ जा रहा था तो एक उल्टा था। ये सब देखकर सूरज डर गया और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर जाने पर खून के निशान बंद हो गए, लेकिन खंबे पर लगी लाइट चालू बंद होने लगी और बंद ही हो गई। अब गाड़ी की स्पीड और धीमी करनी पड़ी। अचानक रास्ते में बैरिकेड आ गया जिस पर लिखा था, आगे सड़क पर काम चल रहा है, कृपया यहाँ से मार्ग बदलें। और कुछ दूर आगे चलने पर अजीबोगरीब लोग हवा में उड़ रहे थे। उनके हाथों में हल और सड़क में काम आने वाले औजार थे। ये सब देखने के बाद सूरज को लगा कि उसे ढाबे के मालिक की बात मान लेनी चाहिए थी। सूरज ने गाड़ी पीछे की, लेकिन सूरज को लगा जैसे किसी ने उसकी गाड़ी पकड़ ली हो। उसने गाड़ी को और भी ज़्यादा स्पीड से चलाना शुरू कर दिया। 10-12 किलोमीटर बाद उसने बगल में ढाबा देखा। काफ़ी चहल पहल थी उसमें, वहाँ बहुत सारे लोग थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये भूतिया ढाबा होगा। सूरज ने गाड़ी रोका और वहाँ ढाबे में गया। उसके अंदर जाते ही तुरंत ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, बत्ती बंद हो गई, किसी ने फ़ोन टॉर्च ऑन किया और फिर सूरज ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। सूरज ने देखा कि कमरे में बहुत सारे लोग हवा में उड़ रहे हैं। उसके केंद्र में एक लड़की और उसके माता पिता हैं और आसपास कुछ लड़के हैं जिनको लड़की चाकू मार रही है। मगर ये देखकर ना जाने सूरज को डर नहीं लगा। उसने मोबाइल में सब रिकॉर्ड करना चाहा। अभी पीछे से उसके सिर में किसी ने तेज़ी से मार दिया। वो बेहोश होने लगा, मगर उससे पहले उसने मोबाइल में एक बटन दबा दिया और फिर बेहोश हो गया। करीब आधे घंटे के अंदर वहाँ पुलिस आ गई। उन्होंने सूरज को उठाया और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस वाले अपने टॉर्च लाइट से लोगों की खोज करने लगे। ऊपर लोग अभी भी उड़ रहे थे और उनमें टॉर्च की लाइट आर पार हो रही थी। इतनी देर में किसी पुलिस वाले को लाइट का बटन मिल गया। उस पुलिस वाले ने तुरंत लाइट चालू कर दी। लाइट चालू करते ही सारे भूत गायब हो गए। तभी पुलिस वालों की नज़र कमरे के बीच में एक 3D प्रोजेक्टर पर पड़ी। पुलिस ऑफिसर ने सब सील कर लिया और कमरे में खोजबीन करने पर ढाबा मालिक और उसके नौकर पकड़े गए। उनके पास से शमशान से लाए हुए कंकाल और कुछ मुर्दों की खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी, जो कि पुलिस वालों ने उनसे बरामद कर ली। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिनों में सूरज भी स्वस्थ हो गया। दोस्तों, कहानी इतनी ही थी। दोस्तों, हमारे बीच कई अच्छी शक्तियाँ भी हैं और कई बुरी भी हैं, लेकिन कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए इन शक्तियों के नाम पर कई गलत काम भी करते हैं। इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना था कि आप किसी भी चीज़ पर अंधा विश्वास ना कर लें। ज़रूरी नहीं कि आपका सामना हर बार कोई भूत प्रेत से ही हो। कई बार आपका सामना कुछ ऐसे बुरे लोगों से भी हो सकता है, इसलिए हमेशा सावधान रहें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे बुरे लोग और बुरी शक्तियों से बचकर रहिएगा।